बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब। मैं इमरान खान हूँ और समा टीवी पे आप देख रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है। इससे पहले 4 मरतबा इस्लामी दुनिया के वज़राए ख़ारजा का समिट पाकिस्तान में हो चुका है, लेकिन 3 मरतबा डिक्टेटर्स का दौर था। याहिया के दौर में, ज़ियाउल हक दौर में, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और एक दफ़ा निगरान हुकूमत मौजूद थी 1993 में, तब ये हुआ है। पहली मरतबा किसी पॉलिटिकल दौरे हुकूमत में ये वज़राए ख़ारजा का OIC का एक ख़ुसूसी समिट पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये 41 साल के बाद हो रहा है अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर। कहानी OIC की शुरू होती है लकड़ी के एक मेंबर से। ये 1969 की बात है, जब एक ऑस्ट्रेलवी शहरी ने आग लगा दी थी मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर लकड़ी के उस मेंबर को, जिसको सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने 800 साल पहले, यानी जलने से 800 साल पहले उस मुकाम पर रखा था जब उन्होंने यरूशलेम को फतह किया था। उसके बाद इस्लामी दुनिया के अंदर बहुत गम और गुस्सा था, और इस वाक़े के बाद बहुत सारे लोगों ने महसूस किया, मराकश में मुसलमान इकट्ठे हुए और फिर OIC इस तरह बन गई। अब ये OIC का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। बहुत अहम इजलास है, और यहाँ पे जो नुमाइंदगान हैं वो पहुँच रहे हैं पूरी दुनिया के। इसमें P5 यानी परमानेंट 5, या आप उसको कह लें कि अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली के जो मुस्तकिल नुमाइंदगान हैं 5 मुल्क, वो भी इसमें शिरकत के लिए उनको बुलाया गया है। अमेरिका के जो खुसूसी नुमाइंदा हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के लिए। तो ये एक बड़ा अहम इजलास है, पूरी दुनिया की इसके ऊपर नज़रें हैं। पाकिस्तान ने इसके बारे में अपना एक मौक़िफ़ तैयार किया है। इस पे आज के प्रोग्राम में हम आगे चलकर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स भी बहुत गर्म हो गई है। हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। पहले अपोजिशन जलसे करती थी, अब इमरान खान साहब जलसे करते हैं, और सिचुएशन वैसी बन रही है जैसे इलेक्शन की तरफ मामला बढ़ रहे हों। नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले या जेल में जाने से पहले जलसे किया करते थे। आज इमरान खान साहब जो हैं वो जलसे कर रहे हैं। क्या वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, या उन्होंने मुश्किल वक्त को भांप लिया है? लेकिन पब्लिक का रिस्पॉन्स इमरान खान के जलसों में, इस पे तज्जियाकारों की राय क्या है? हमने आज दावत दी है प्रोग्राम में 3 बेहतरीन तज्जियाकारों को, जिनमें हमारे साथ जनरल रिटायर जहादवान साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं। मैंने उनसे बहुत सीखा, मदर अब्बास साहब से, वो आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और इम्तियाज़ गुल साहब आप सब जानते हैं कई हवालों से, ख़ास तौर पे जब आप पॉलिटिकल एनालिसिस या बैनुल-अक़वामी उमूर के ऊपर बात करते हैं, बड़ी ग्रिप है आपकी। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। इम्तियाज़ गुल साहब, इमरान खान के जलसे, उनके अंदर लोगों का आना, उनका जोशो खरोश, फिर अपोजिशन की तरफ से एक तहरीक खड़ी करना, हुकूमत का उसको अडॉप्ट कर लेना, अपोजिशन का उसमें से बाहर निकल जाना, ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं? और शरीफ खानदान की पॉलिटिक्स में ये जो अब केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पे, यहाँ बहुत क्लैरिटी है। क्या इस खानदान के अंदर वजारत उस्मा का उम्मीदवार बच पाएगा? देखिए, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। मैं वो आखिरी जो आपने सवाल पूछा है इसी का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अनहोनी होती रही हैं माजी में भी, और मुस्तकबिल में भी कोई बईद नहीं है कि जो बादशाह घर हैं उन्हें अगर किसी में अपना मफाद नज़र आएगा, उन अपने हम ख्याल कोई नज़र आएगा, तो भले वो नवाज शरीफ या शरीफ घराने से हो, या सैयद घराने से, गिलानी घराने से, या भुट्टो घराने से, वो मेरा ख्याल है काबिल कबूल बना लेंगे। ये यहाँ पे रिवायत रही है। अब जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, उसमें अभी बहुत कुछ उन्होंने करना है। वादे जो बहुत किए थे, जिनके ताने भी उनको पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती रही कि जो लोग उनको 20-22 साल तक फाइनेंस करते रहे, उनके ATM के तौर पे काम करते रहे, उन्हीं लोगों ने आके उनके गिर्द घेरा डाला जब हुकूमत बनी, और हुकूमत के दौरान ही उन्होंने अपने फ़ायदे भी उठाए। फ़ायदे उठा के कई लोग साइट पे भी हो गए हैं, और बीच मझधार इमरान खान को छोड़ गए हैं, और वो कभी IG तब्दील कर रहे हैं। पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी 3-4 IG तब्दील हो चुके। तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में है। उसमें न सिर्फ उनका भोलपन है, बल्कि शायद कानों का कच्चा होना भी है कि जो जिस एजेंडे पे उन्होंने शुरू किया था काम, वो जारी नहीं रख सके हैं महज उन लोगों की वजह से जो इब्तिदा से उनके इर्द गिर्द थे
और उन्होंने आके अपने अपने मुनाफे फ़वाइद बटोरने पे ज़्यादा तवज्जो दी बजाय इसके कि वो कप्तान के हाथ मजबूत करते। मदरबाज साहब, आपको क्या लगता है, बादशाह घर का जिक्र किया इम्तियाज गुल साहब ने, बादशाह घर जो है वो उसी को तो उसको तो हटाना था बीच में से और उसका रोल तो खत्म करना था। अगर वही फैसला करेंगे पीएमएलएन को लाने का और वैसे ही पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन ने आना है तो फिर क्या तब्दील हुआ? और दूसरा सवाल वही है कि क्या शरीफ खानदान के अंदर आने वाले इलेक्शन तक वजारत उस्मा का कोई उम्मीदवार होगा? शहबाज शरीफ साहब का तो केस जिस जगह पहुंच गया है वहां तो ऐसा नहीं लगता। शुक्रिया इमरान। देखिए, बादशाह अगर बहुत से कॉन्टैक्ट्स में यूज़ करते हैं उस चीज़ को और वो होता भी है, रोल है भी, शायद रहे भी, अपना रोल वो खुद रीडिफाइन करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। उस बहस में जाए बगैर इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान एक इलेक्शन मूड में चला गया है और मेरा ख्याल है थोड़ा सा जल्दी चला गया है इलेक्शन मूड में। अच्छा, उसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह है। उसकी वजह यह है कि जनरली सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस नहीं करवाती। अब ये भी जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हो रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहे हैं। लोकल सिविलियन गवर्नमेंट्स लोकल बॉडीज़ क्यों नहीं कराती हैं? उसकी एक बड़ी बेसिक्स की वजह यह है कि जो हमारे इलेक्टेड MNAs और MPs हैं वो अपने डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करना ही नहीं चाहते। ज़ाहिर है लोकल बॉडीज़ होंगी तो वो डेवलपमेंट फंड्स उनको वो इस्तेमाल करेंगी। लिहाजा हमारे यहाँ जनरली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन अवॉइड करती हैं। लेकिन अब आन पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन भी दी हुई है, डायरेक्टिव्स भी दिए हुए हैं, कानून भी अब पंजाब में अलग कानून बन रहा है, सिंध में अलग कानून बन रहा है और वो कानून भी कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि पूरा एक इलेक्शन मूड बन गया है। वहाँ अब इलेक्शंस होने वाले हैं अगले चंद दिन में, तो एक इलेक्शन मूड बन गया है। तो लिहाजा लोकल बॉडीज़ जो हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग नर्सरीज होती हैं किसी भी सियासी प्रोसेस का, वहाँ जब एक्टिविटीज़ होंगी तो उसके जो नताइज हैं वो डिटरमिन करेंगे कि कौन सी पार्टी किस बेस पे खड़ी हुई है। अगर लोकल बॉडीज इलेक्शंस जो भी जीतेगा या जो भी जमातें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगी, जिसका मेयर होगा वो होगा, तो वो जाहिर है फिर 2023 में या 2022 के एंड में अगर इलेक्शन होते हैं, मेरे लिहाज से तो 2023 में होंगे लेकिन वो एक पूरा मूड बन जाएगा इलेक्शन का। और मुझे इसमें मेरा ख्याल में कि जो अगर तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत जाती है लोकल बॉडीज इलेक्शन, तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान जल्दी जनरल इलेक्शन कराने के बारे में सोचें। लेकिन अगर हार जाती है तहरीक इंसाफ तो इमरान खान के लिए बहुत मसाइल, तहरीक इंसाफ के लिए और मसाइल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अलग। दूसरा आपका सवाल जो है वो शहबाज शरीफ का, देखें चालान केसेस में बड़े अच्छे फाइल होते हैं, उनका उम्मीदवार मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए चालान तो बड़े अच्छे बड़े स्ट्रॉन्ग चालान अपने तय FIA भी, NAB भी, दीगर एजेंसीज भी फाइल करती हैं। प्रॉब्लम्स बाद में आती है जब प्रोसिक्यूशन केस आगे बढ़ाती है, क्योंकि सिर्फ चालान इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके एविडेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। कन्विंस किस हद तक वो अदालत को कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो तो अभी एक है अभी मसला, आगे चल के असल चीज़ ये कि देखिए शरीफ ख़ानदान में से कोई ना कोई तो आएगा। अगर शरीफ ख़ानदान के जो मेन प्लेयर्स हैं, जो आपके नज़दीक नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमज़ा शहबाज हैं या मरियम नवाज़ हैं, ख़ास तौर पे हमज़ा शहबाज को अगर हम एक तरफ रखें भी, तो बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं ये अगर इलेक्शन रेस से बाहर हो जाते हैं तो फिर ऐन मुमकिन है कि PMLN का उम्मीदवार जो है वो पार्टी का कोई सीनियर आदमी हो, जिस तरह शाहिद खाकान भी और भी हो सकते हैं। लेकिन ये हमें बहुत आगे की वो हम देख रहे हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है, इसमें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वोट बैंक जो इम्पैक्ट पड़ता है मदर भाई, आपको पता है कि ये बड़ा फर्क पड़ता है। मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने ये बात हमसे की थी कि मियाँ साहब और मेरे नाअहल होने की वजह से, इलेक्शन ना लड़ पाने की वजह से 2008 के इलेक्शन में हमें नुकसान हुआ है। तो जब मेन क़यादत बाहर होगी, उम्मीदवार शरीफ खानदान का नहीं होगा, तो इसका इम्पैक्ट आएगा उनकी पॉलिटिक्स पे, ये तो होगा। देखिए वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन एक पीरियड ऐसा भी आया था
कि जब 2002 के इलेक्शंस हुए थे, जब मुशर्रफ साहब वो थे, मुशर्रफ साहब ने जो है किंग्स पार्टी भी बना ली, PMLQ भी बना ली, पीपल्स पार्टी को भी तोड़ दिया, पीपल्स पार्टी पैट्रियट भी बना ली, लेकिन उन्हें हुकूमत बनाने में फिर भी दुश्वारी हुई उसमें। और फिर जैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आए, PMLQ एकदम सुकड़ गई। तो इसके माने ये हुए कि अगर आप इस तरीके से कोई गवर्नमेंट बना भी लेंगे तो पार्टी की पॉपुलैरिटी इस तरह कम नहीं होती, इसमें रिएक्शन में भी लोग वोट दे देते हैं उसके अंदर। लेकिन जाहिर है अपेरेंटली तो नुकसान होगा अगर मेन शरीफ प्लेयर्स रेस में नहीं हुए, लेकिन क्या वो नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ के फायदे में होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहरहाल इमरान खान का एक नैरेटिव है कि मैं इनको जेल भेजूंगा, इनको सजाएं दूंगा, सजाएं दिलवाऊंगा, तो वो उस नैरेटिव को बेचेंगे फिर। लेकिन जो उनके सामने क्राइसिस है, वो महंगाई का क्राइसिस है, वो बिजली और जवाब उनके पास क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आते हैं। लेकिन देखिए, इमरान खान साहब के जलसों में तो लोग आ रहे हैं, क्या ये हुकूमत में होने का असर है या मीडिया इमरान खान को अंडर एस्टिमेट करता रहा गुज़िश्ता चंद महीनों में कि इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, और अब जब वो बाहर निकले हैं तो जनरल एजाज वान साहब, ये रिस्पॉन्स आपने देखा सर? जी इमरान, देखिए मीडिया क्यों ये बात कर रहा है या कैसे कर रहा है या कौन कौन लोग मीडिया में ये बात कर रहे हैं, परसेप्शंस क्रिएट की जाती हैं, और जो एनालिस्ट आगे बैठते हैं मेरी तरह के, उन लोगों के भी अपना एक बॉयस होता है जिस पे बात की जाती है। ग्राउंड रियलिटी मेरी समझ के मुताबिक ये है कि इमरान खान आज भी वो वाहिद लीडर है जो चारों सूबों में बाकी तमाम लीडरशिप से ज़्यादा मकबूलियत रखता है। पीपल्स पार्टी सिंध में मकबूल होगी, लेकिन पंजाब और सरहद में उनकी कोई जगह नहीं है। इसी तरह नवाज लीग जो है, इनके कुछ लीडर्स पंजाब में ज़्यादा मकबूल होंगे, लेकिन बाकी 3 सूबों में इनकी वो हैसियत नहीं है। इमरान खान वाहिद वो लीडर है जिसकी चारों सूबों में स्टैंडिंग है। ये एक रियलिटी है और उसे हमें मानना पड़ेगा। यस, महंगाई की जो बातें हैं, क्राइसिस ज़रूर हैं, लेकिन आप इस कौम का बहैसियत मजमूई आप रवैया देखें। जब गैस सस्ती थी तो हमने ईंटों के भट्टे गैस से चलाए, और घर बनाने वाला आदमी कहता था यार वो गैस वाली ईंट मंगवाना, उस पर सीमेंट कम खर्च आता है। तो हमने इस नेचुरल गैस से ईंटों के भट्टे चलाए, घरों के जनरेटर बिजली के अल्टरनेट के तौर पे गैस पे जनरेटर चलाए। तो हमने इस नेमत खुदादाद को इतना जाया किया है कि आज हम कह रहे हैं 9% के ऊपर CNG बेची है, हो रहे हैं एनुअली। गैस चोरी कर करके परसेंटेज में CNG बेची है, इसी तरह बेची है हमने। तो ये जब कौम का इज्तमाई रवैया ऐसा होगा तो जवाल पजीरी भी होगी और अल्लाह की तरफ से गिरफ्त भी होगी, और अपने इन करदा गुनाहों की सजा भी कौम को मिलेगी। ये किसी एक फर्द वाहिद की लाई हुई उफ्ताद नहीं है जो 22 करोड़ अवाम पे गिरी है। आज हम वसाइल के कमी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। प्रेसिडेंट अयूब खान ने 1962 में फैमिली प्लानिंग का इजरा कर दिया था, और पूरे मुल्क के दोनों विंग्स में, ईस्ट और वेस्ट में, खानदानी मनसूबाबंदी के सेंटर्स और उसकी जो आगाही थी वो शुरू कर दी गई थी। जबकि पूरे पाकिस्तान की आबादी 7.5 करोड़ थी, और आज का जो पाकिस्तान है इसकी आबादी 3 करोड़ 30 लाख थी। उस वक्त हमने कहा नहीं, उम्मत का इजाफा करना है, मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट गैर शरई है। आज हम 22 करोड़ पे पहुंच गए हैं, और अब हम चिल्ला रहे हैं कि वसाइल की कमी है, फसलें पूरी नहीं होती, दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो ये ओवरऑल एक लीडरशिप फेलियर या कौम को डायरेक्शन देने का, तालीम देने का, उसको शऊर देने का जो फेलियर है, उसकी सजा हम सारे भुगत रहे हैं और भुगतेंगे मजीद अगर हम लोगों ने अकल से काम ना लिया। अब तीसरी बात आपने कही शरीफ खानदान की। शरीफ खानदान क्या ये वाहिद अक्लमंद और बाशऊर खानदान रह गया है जिसने इस मुल्क पर हुकूमत करनी है? हमारे मुल्क में ये जो फैमिली फिफ्टम्स बन गई हैं, इनसे जब तक छुटकारा नहीं होगा, मैं समझता हूं अगर ये पूरा खानदान नाअहल हो जाए तो शायद बेहतर लीडरशिप सामने आ जाएगी
और इस पर जो खानदानों की गिरफ्त है ये ढीली हो जाए। इसी तरह पीपल्स पार्टी में अगर भुट्टो खानदान के अलावा अगर क़यादत है तो पार्टी के अंदर ऐसे ही है। बाकी ये अभी केपी में जितने ये बलदियाती इंतखाबात के टिकट गए हैं सूबों में सारे खानदानों को गए हैं। हो सकती है और बेहतरी की तरफ चीजें जा सकती हैं। एग्जैक्टली लेकिन ये हर पार्टी का ये मसला है, हर पार्टी का ये मसला है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो टिकट बांटे गए वो भी ऐसे ही खानदानी बुनियादों के ऊपर बांटे गए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस हम बात करेंगे सियासी दर्जा अर्थ किस तरफ लेकर जाएगा। जस्टिस वजीउद्दीन वाले मामले में इमरान खान साहब ने आज कहा कि इसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, और कुछ जवाब वज़रा ने दिए थे। क्यों, ये मामला कहाँ जाएगा? ब्रेक, वापस आते हैं फिर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मैं मदराबाद साहब से पहले, मदराबाद साहब ये ऐसी कौन सी बूटी है या ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है इमरान खान साहब के पास कि जब तक कोई आदमी उनके पास होता है उसका ज़मीर नहीं जागता? सिर्फ रेहाम खान है जिनका ज़मीर तलाक के कुछ 6-8 महीने के बाद जाग गया था। बाकी जिसका भी ज़मीर जागता है वो इलेक्शन से पहले या किसी ख़ास मौके पर या किसी ख़ास फ़ायदे की निस्बत से या 3 साल के बाद। यानी ये ज़मीर इतनी देर से क्यों जागते हैं? उस वक्त क्यों नहीं जागते जिस वक्त साथ मौजूद होते हैं ये लोग, या छोड़ के नए नए हटे होते हैं तब भी नहीं जागते? देखिए इमरान, आपकी इस बात के जवाब देने से पहले मैं एजाज ऐवान साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए हर चीज़ का, महंगाई का बोझ भी आपने आवाम पे ही डाल दिया कि जी आवाम जिम्मेदार है, उन्होंने गैस का इस तरह गलत इस्तेमाल किया। यानी हम ऐसे एब्जॉल्व कर लेते हैं हुक्मरानों को, चाहे ये हों या माजी के हुक्मरानों हो, और सारा बोझ। दूसरी बात ये कि तो लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि वो ख़ानदानों की सियासत चाहते हैं नहीं चाहते हैं। अगर लोग चाहते हैं तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम क्यों ये वो कर लेते हैं? हम अपनी राय दे सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। हाँ, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में ख़ानदान की पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। ख़ानदान में सियासी जमातों में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ही नहीं हैं। जो अगर फ़र्ज़ करें तहरीक इंसाफ में, आपको पता है पिछले 24 सालों में कोई दूसरा चेयरमैन हुआ है? नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने उस तरीके से पार्टी के अंदर इलेक्शंस कराने की रवायात डाली ही नहीं है। ये बिलावल भुट्टो आ गए, बिलावल भुट्टो एक्सीडेंटल हुए ना, उसमें अपने बलबूते पे या शरीफ का पूरा खानदान एक ही पॉलिटिक्स कर रहा है। तो मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक बिलावल के तो बड़े होने का इंतजार किया पार्टी ने। वही कह रहा हूँ असल में वही बात है कि चूंकि पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसीज नहीं है, और वरना तो लोकल बॉडीज सबसे बड़ी नर्सरीज होती है ना, वो पोटेंशियल लीडर्स पैदा करती हैं। बिल्कुल। और वो ये बात सही हो गलत हो, लेकिन डिक्टेटर्स के पीरियड में लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं। सबसे ज्यादा लोकल बॉडीज इलेक्शंस मार्शल गवर्नमेंट्स में हुए। क्यों हुए? उनकी अपनी वजूहत थी। वो लोकल बॉडीज के थ्रू अपनी लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश करते हैं कि जी लोकल बॉडीज के थ्रू पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ दूसरे हैं। अब आपने दूसरी बात जस्टिस वजीउद्दीन जी मजहर भाई, जो डेमोक्रेसी का एसेंस है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर में है, एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल में है, डेवोल्यूशन में है। बिल्कुल सही है। और हमारे पॉलिटिकल कल्चर में, जैसा पहले आपने खुद भी इनडायरेक्टली कहा कि इनको डेवोल्यूशन सूट ही नहीं करता। इन्होंने थाने कचहरी की पॉलिटिक्स करनी है, इन्होंने फंड्स की पॉलिटिक्स करनी है, जो बुनियादी हकूक हैं वो अपने वोटर को बेचने हैं, किसी को डराना है, किसी को अगवा करना है, किसी पर मुकदमे बनाने हैं और किसी को फेवर्स देने हैं। इस तरीके से तो हमारे मुल्क में सियासत होती है। तो हमारा ये जो वापस मदर साहब बात मुकम्मल करने, ऐवान साहब मैं बात मुकम्मल करने आप डायरेक्टली ये बात, जस्टिस वजीउद्दीन वाला, मैं सिर्फ इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली ये बात कह रहा हूं कि ये ऐसा है। और इसमें सिर्फ खानदानी पॉलिटिक्स नहीं, इसमें जागीरदाराना निज़ाम, आपका बरादरी सिस्टम, ये सारी चीजें, और इसको हमने प्रमोट किया। दूसरी बात देखिए, वजीउद्दीन साहब की मुझे कम से कम उनकी दयानतदारी पे कोई शक व शुबा नहीं है। मैं चूंकि वजीउद्दीन साहब को जब वो तहरीक इंसाफ में नहीं भी थे जब से जानता हूं, जब वो जज थे जब से जानता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ये चूंकि ये इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है, इसका ताल्लुक पर्सनल बिहेवियर से है। और ये केस अगर इमरान खान ने फाइल किया तो जस्टिस वजीउद्दीन साहब को मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि उन्हें मुश्किल पेश आएगी इसमें, क्योंकि आपको फिर एविडेंस लाने होते हैं,
अब आपने खुद ही अपने स्टेटमेंट में ये कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वजीउद्दीन साहब ने आज ये बात इस तरह की वो बात की। देखिए जहांगीर तरीन साहब ने क्यों एकदम जस्टिस वजीउद्दीन पे रिएक्शन दिया उनके बयान पे, उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि जहांगीर तरीन का नाम लिया था, उसका ताल्लुक 2013 में पीटीआई के इलेक्शन से है। 2013 में जब पीटीआई के इलेक्शन थे तो जस्टिस वजीउद्दीन साहब उस इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे और इमरान खान ने उन्हें चेयरमैन बनाया था। उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उनकी जो रिपोर्ट्स थी, वो जहांगीर तरीन साहब में उसका नाम आया था, उन्होंने अक्यूज किया था जहांगीर तरीन साहब को, अपने ऑर्डर में लिखा था। तो इसलिए हमने और परवेज खटक साहब को, शायद आज जो जहांगीर तरीन साहब ने यहाँ पर और लोगों को, लेकिन उसकी बड़ी बेसिक वजह यही थी कि आज जब ये बात आई, इसीलिए जस्टिस वजीउद्दीन साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। एक बात कि जब आप खुद ही कह रहे हैं कि कैश के कोई सबूत नहीं होता, तो फिर आप ये बात क्यों कर रहे हैं? फिर मैं कैसे बात आपकी मान लूँ कि इमरान खान पैसे लेते हैं नहीं लेते हैं? मेरी ज़ाती राय में इमरान खान का भी फाइनेंशियल, जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती, मेरी नज़र में तो इमरान खान का फाइनेंशियल रिकॉर्ड ठीक है। लेकिन अगर कोई बात आगे चल के आती है, क्योंकि बहुत से लोगों के ये चीज़ें आती हैं सामने बाद में आके, तो शायद मेरी राय तब्दील हो जाए। और इसी तरह मेरी राय वजीउद्दीन साहब के बारे में भी आज भी वही है कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब दो लोग जिनके परसेप्शन एज एन ऑनेस्ट मैन मौजूद हैं, वो जब अदालत जाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा। लिहाजा इमरान खान को बिल्कुल केस करना चाहिए, हमें हतक इज़्ज़त के कानून को बेहतर बनाना चाहिए। फवाद चौधरी साहब अक्सर फेक न्यूज़ वगैरह की बात करते हैं, उनने मैंने ज़ाती तौर पे कहा कि आप 2002 के कानून को क्यों नहीं बेहतर बनाते, हतक इज़्ज़त के कानून को, उसमें क्यों नहीं आप इमरान खान बरतानिया की मिसालें देते हैं, तो बरतानिया वाला कानून यहाँ क्यों नहीं लागू करते? वो अगर आप डिफेमेशन लॉज वैसे हों जैसे ब्रिटेन में हैं, और जो आप कर सकते हैं 2002 के कानून को अमेंड करके, तो आप क्यों नहीं करते? ताकि मैं इवन चैनल्स भी, एंकर्स भी किसी के बारे में कोई भी जुमला कहते हुए, मतलब भाई पूरा का पूरा मीडिया आपका जो जिस तरह पाकिस्तान का मीडिया चल रहा है, इस तरह तो आधा मीडिया बंद हो जाएगा अगर वो कवानीन यहाँ पे आ गए तो आपको पता है पाकिस्तान का मीडिया बंद नहीं, पाकिस्तान में खबर कुछ और चलाता है, बरतानिया में कुछ और चलाता है। इमरान, हाँ, तो मेरा इमरान हो सकता है कि पाकिस्तान का मीडिया बेहतर हो जाए, ये भी तो हो सकता है। हाँ, एग्जैक्ट। आपको फिर एडिटोरियल बोर्ड स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे, आपको फिर सोचना पड़ेगा कि भाई लाइव शोज होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो ये सारी, और इवन आम लोगों की जगह बनेगी, एग्जैक्टली, तजुर्बाकार लोगों का वापसी होगी उनकी। ये मेरा ख्याल में न्यूज़ रूम में हर जगह, मेरे ख्याल में ये बात मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से कहता रहा हूं कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने डिफेमेशन लॉस को अच्छा करें। इमरान खान साहब से भी मैं कहता हूं कि अपने डिफेमेशन लॉस को बेहतर करें, क्यों नहीं 2002 के कानून को अमेंड करके उसको स्ट्रांग बनाएं। जी इम्तियाज गुल साहब, जस्टिस वजी का स्टेटमेंट, इमरान खान साहब का ये कहना कि अब इसको लो प्रोफाइल में ले जाएं, वज़रा इसके ऊपर बात ना करें, और वज़रा का ये कहना कि इसको अदालत में तो हम लेकर जाएंगे। अब जस्टिस वजी का 3 साल के बाद बोलना, राना शमीम का 3 साल तक रहना, ये चीज़ें क्या बता रही हैं सर? और फिर एक टेप ऐसी आना जो एक फोरेंसिक कंपनी कह रही है, और वो मज़े की बात यह है कि जिससे फोरेंसिक करवाया था अहमद नूरानी ने, वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि जहां अहमद नूरानी रहते हैं वहां से वो बहुत दूर है, यानी वो 1000 मील का फासला है, और ARY ने दोबारा फोरेंसिक करवाया और उन्होंने साबित किया जी वो गलत है। तो ये क्या चल रहा है सर? ये चीज़ें सारी अगर इकट्ठी करें तो मखसूस लोगों के बेनिफिट के लिए मखसूस लोग सामने आ जाते हैं। जी ऐसे ही चल रहा है। दोनों इस वक्त 2 ग्रुपों में हमारा मुआशरा तकसीम है, और ख़ास तौर पे हमारे मीडिया ने भी, चूँकि वो भी पब्लिक रिलेशनिंग का ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं बजाय पेशावराना सहाफ़त के, तो उसकी वजह से हमने जो हमारे एनालिस्ट हैं, हमारे एंकर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे शख्सियात की जंग में फंसा दिया है आवाम को, नाजरीन को। आप देख लीजिए हमारा प्राइम टाइम में हम भी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान और जस्टिस वजीउद्दीन की बात कर रहे हैं। जो प्रोग्राम आप उठा लें उस वक्त इन चारों नाम उसमें सर्कुलेट कर रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चाहे आप मीडिया को देख लें, चाहे आप सियासत को देख लें, चाहे आप वकालत को देख लें, इन्हतात बहुत ज़्यादा हुआ है, ज़वाल
पजीर हैं, हमारी कुछ वैल्यूज़, बुनियादी वैल्यूज़ जो हैं। और जो पहले वजूद्दीन साहब की बात हुई, अब देखें ना, इतने बड़े मनसब पे वो फाइज रहे और इतना अरसा खामोश रहने के बाद अब उन्होंने ज़बान खोली कि जी ये 30 लाख और 50 लाख का ख़र्चा जहांगीर तरीन उनको देते रहे। ये कोई, मैं समझता हूँ अगर कोई सियासतदान कर रहा होता तो चले हम मान लेते, लेकिन जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रहने वाले से कोई ये ज़ेब नहीं देता है। और दूसरी बात यह कि हमारे जो कवानीन की बात है, डेफेमेशन केस जो मज़हर साहब कह रहे थे, अब बरतानवी कवानीन यहाँ लागू तो हम कर लें, इंट्रोड्यूस कर लें, उन पे अमल दरामद कौन करवाएगा? ये मज़हर को मालूम होगा कि जिन इदारों को या जिन चैनल्स को पैमरा जुर्माना करता है, अक्सर लोग वो अदालत में जाकर स्टे ऑर्डर ले आते हैं, और आपको मालूम है कि स्टे ऑर्डर किसको मिलता है और उसकी वजह क्या होती है, और वो उस पर अमल दरामद कितना होता है। पैमरा के कोई 80 से 90% केसेस जिसमें उन्होंने जुर्माने किए हुए हैं वो अदालतों में पड़े हुए हैं, क्योंकि स्टे ऑर्डर चला जाता है। तो यहाँ तो फिर कोई इखलाकी इतनी जिम्मेदारी भी नहीं कबूल करता ना कि हाँ जी हमसे ये गलती हुई है, लिहाजा हम उस पर माफ़ी मांगते हैं। आपको मालूम है कि ऑफकॉम जो बरतानिया का इदारा है, पैमरा की तरह का, उसने हमारे 2-3 बड़े चैनल्स को बड़े बड़े जुर्माने किए हैं, और उसको के ख़िलाफ़ किसी ने स्टे ऑर्डर नहीं लिया है। लेकिन यहाँ तो अखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है ना, चाहे जिस शोबे को भी देख लें, जिसकी वजह से जो मर्जी कानून ले आए, जब तक जहनी तब्दीली नहीं आएगी। एक ही इल्ज़ाम है वो यहाँ पाकिस्तान में जब हुकूमत जुल्फी बुखारी पे लगा, और वही इल्ज़ाम बरतानिया में रेहाम खान ने जुल्फी बुखारी पे लगाया। पाकिस्तान में जुल्फी बुखारी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। रेहाम खान ने वहां 3 दिन तक लगातार माफी मांगी, और उसके बाद जो है वो उनको जुर्माना भी पे करना था, यानी वो इसके ऊपर अखराजात हुए हैं। और ब्रेक ले लें, वापस आते हैं, फिर बात करेंगे ओआईसी के ऊपर। बहुत जरूरी उसके कुछ एंगल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन जी, मैं मदर साहब से शुरू करता हूं दोबारा। मदर साहब, ये जो ओआईसी का इजलास है इसको एक आखिरी मौके के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल के वक्त तक अफगानिस्तान में 97% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे, और ये यूएनडीपी का एक तज्जिया है। वो ये भी कहते हैं कि 95% अफगानी जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होंगे, और हालात बहुत ख़राब हैं, ख़ास तौर पे इन सर्दियों में। तो ये अफगानिस्तान को बचाने का एक आखिरी मौका है। अमेरिकन भी, बहुत सारे अमेरिकन हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं कि कुछ करें, अफगानिस्तान को तनहा मत छोड़ें। पाकिस्तान ये मेज़बानी कर रहा है, आपके ख्याल में इससे अफगानों को कुछ हासिल हो सकता है, या कुछ हद तक ये मसला हल हो सकता है? देखिए इमरान, बहुत देर की मेहरबान आते आते मेरा ख्याल है कि ओआईसी ने बदकिस्मती से अपना वो रोल वो नहीं अदा किया जो इस्लामिक वर्ल्ड में वो कर सकती थी। और ये आज की बात नहीं है, ये जब से ओआईसी बनी है ये एक मजाक सा बन के रह गई है। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान ने बहुत अहम है ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त होना। और क्योंकि अफ़गानिस्तान में बाकी चीज़ें, पॉलिटिक्स एक जगह पॉलिटिक्स को एक तरफ रखें, लेकिन जितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो रहा है उसके नताइज देखिए। ये याद रखें कि जो इंतहा पसंदी है वो 3-4 चीज़ों से जन्म लेती है। उसमें एक बड़ा फैक्टर पॉवर्टी है, दूसरा फैक्टर अनएम्प्लॉयमेंट है, तीसरा फैक्टर एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है, और चौथा फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब इन चारों फैक्टर्स को रख लें और अफगानिस्तान को रख लें। जब ये चीज़ें बढ़ेंगी, जब गुर्बत बढ़ेगी, जब जो है वो लोगों के पास खाने को नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? वो ये जो सूरत हाल है ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बर वक्त ये जो है जो इस वक्त वो अपील कर रहे हैं दुनिया से, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बदकिस्मती से जब सोवियत ये अमेरिकन निकले हैं, या अमेरिकन लेड कोलिशन निकली है, तो चाइना और रशिया ने सबको ये तवक्को थी कि चाइना और रशिया उस तरीके से हेल्प आउट करेंगे, लेकिन हमें नहीं नज़र आया उस तरीके से
हेल्प आउट करना। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि इमरान खान इसलिए ये उनके लिए और ज़्यादा कंसर्न है और पाकिस्तान के लिए इसलिए और ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि इसका स्पिल ओवर आएगा पाकिस्तान पे, और स्पिल ओवर बहुत ख़तरनाक तरीके से पाकिस्तान में आ सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर ये कॉन्फ्रेंस जो है ये सिर्फ उनकी ह्यूमैनिटेरियन मदद ना करे बल्कि इसका पॉलिटिकल सलूशन निकालने की कोशिश करे, इस चीज़ को अपना रोल प्ले करे। OIC का डेलीगेशन जो है अफ़गानिस्तान जाए, अफ़गानिस्तान में जाके खुद देखे सूरत हाल को, और इसी तरह UN की और US की, जिस तरह आपने खुद कहा कि वहाँ भी जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस बात को जो है वो बाबर कराने की कोशिश करें कि इस मसले को हल किया जाए। मुझे क्विकली इसको कंक्लूड करना है। यहाँ पे तालिबान का वफ्द भी आएगा और वो खदशात दूर करेंगे दुनिया के। 3 बड़े खदशात हैं, इंसानी हकूक के मामलात हैं, फिर यानी वो सबको पता है कि इनखला के मामलात हैं, इंसानी हकूक के मामलात हैं और दीगर छोटे मोटे। तो आपके ख्याल में अफगानों के लिए एक बेहतर मौका नहीं है तालिबान के लिए कि दुनिया को बताएं कि एक्चुअली वो क्या है? मुख्तसरन यही कहा जा सकता है कि अमेरिका जब तक हरकत नहीं करेगा, जब तक तालिबान की हुकूमत या तालिबान ऑर्गेनाइजेशन को दहशतगर्दी का टैग उससे नहीं हटाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुद अमेरिका, रूस, चीन की नज़र में भी अभी तक वो एक दहशतगर्द तंजीम है, तो उस वक्त तक उनके लिए बहुत मुश्किल होगा तस्लीम किया जाना। अब ख़वातीन और वसीउल बुनियाद हुकूमत के मामले पे जब तक तालिबान समझौता नहीं करेंगे, खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, और पे हमें बात करनी है, कल मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।